Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning, which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering Department. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 6, components of town. So, we was discussed in the previous lecture. यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बहुत more things are discussed. First of all, the components of town is including the introduction, like a rural area and urban area. What is the different things about the rural area and urban area? And pool boost procedures, so many things here discussed. So next discussing topic is the elements of town planning. इसमें हमने देखा था कि भाई टाउन सेंटर्स क्या है, सबर्ब्स क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज कैसे होगा, नेटवर्क्स ऑफ द रोड्स कैसे होगा, ठीक है, यानी कि विलेज रोड हो गया, फिर स्टेट रोड हो गया, हाईवे हो गया, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी और किस तरह से यहाँ पे उसका नेटवर्किंग होगा। फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ टाउन में देखा था कि ओपन स्पेसिस और उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हो गए, यानी कि भाई रोडवे हो गया, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, वो सारे की हमने बात की थी। फिर लैंड यूज, यानी कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, पब्लिक्स और सेमी पब्लिक्स बिल्डिंग्स हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, वो सारी थिंग्स भी यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। फिर ओपन स्पेसेस में क्या था कि ओपन स्पेसेस फॉर रिक्रिएशन सच एज मान लो कि गार्डन हो गया, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशनल प्लेसेस हो गए, तो वो सारी बातें भी हमने की थी। फिर ओपन स्पेसेस फॉर दी ग्रेवयार्ड्स, क्रिमिनेशन ग्राउंड, बिरल स्पेसेस, यानी कि जो भी मृत अवशेष है उसको वहाँ पे बिरल करने के लिए कि वो भी अलग से स्पेसेस चाहिए, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर पब्लिक यूटिलिटी की बात आती है, तो पब्लिक यूटिलिटी में क्या था कि वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल, गैस, टेलीफोनिक लाइंस। पब्लिक एमिनिटीज की बात करें तो पब्लिक एमिनिटीज में पोस्ट ऑफिस हो गई, बैंकिंग सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप, फायर ब्रिगेड स्टेशन, सिविक सेंटर, ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमारा आ रहा था नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था लैंड यूज। तो लैंड यूज का प्रॉपर हमको कैसे यूज करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, सिविलाइजेशन और रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज कैसे यहाँ पे रखना, कितना परसेंटेज वो एरिया होगा, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ द लैंड हमने डिस्कस की थी कि भाई रेसिडेंशियल के हिसाब से और कमर्शियल इंडस्ट्रियल के हिसाब से। फिर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस हो गई, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स हो गए, असेंबली हॉल हो गया, ये सारे के रिगार्डिंग वो ओपन स्पेसेस हो गई। तो ये सभी के लिए हमको कोई ना कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो भी हमने बात की थी। फिर एरिया एलोकेशन की बात आ रही थी, उसके बाद सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किस हिसाब से होना चाहिए। फिर लोकेशन ऑफ द वेरियस जोन्स हो गए, ठीक है, अलग अलग जोन यानी कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक, ओपन स्पेसेस, ठीक है, तो ये सारी बातें भी हमने डिस्कस यहाँ पे की रखी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, ठीक है, वो हमने लैंड यूज प्लानिंग भी ऑल्सो डिस्कस किया था, ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लैंड यूज प्लानिंग हमको कैसे करनी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स से रहे थे कि भाई लैंड यूज प्लानिंग हमको करना हो तो वो किस हिसाब से करना हो। फिर हमने प्रिंसिपल की बात की थी कि भाई फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, हम फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग्स आर टू एट द सेंटर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर ऑफ अ कंसर्न द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर एंटिल्टेड टू अ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मोनी विथ नेचर, ठीक है। अभी प्रिंसिपल जो भी हो क्या कहेगा कि भाई लैंड यूज प्लानिंग प्रिंसिपल किस हिसाब से होना चाहिए, तो कि बेटर यहाँ पे 3 थिंग्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं। एक तो एम्यूनिटीज का हमको ध्यान में लेना है, फिर कन्वीनियंसी ध्यान में लेना है और हेल्थी एनवायरनमेंट हमको ध्यान में लेना है। ये मेनली 3 थिंग्स है जो सारे 7 प्रिंसिपल्स है, उसमें हमको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेटर लिविंग होना चाहिए, बेटर एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी है तो उसको कैसे रिमूव करना है उसके लिए बेटर प्लान हमारे पास होना चाहिए, ग्रोथ चार्ट हमारे पास होना चाहिए, भाई प्लान मॉडल होना चाहिए, भाई ये 5 इयर्स प्लान में इतना ग्रोथ करना है, इतना परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ अचीव करना है, तो ये मॉडल भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारा प्रिंसिपल में अलग अलग चीज यहाँ पे बताई गई है, भाई एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिक्शन एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर बैलेंस डेवलपमेंट यानी कि प्रॉपर जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी हमको ध्यान में रखना है, यानी कि
इकोनॉमिक सोशल हो गई, इकोनॉमिकल हो गया, एनवायरमेंटल नीड्स हो गई। तो ये सारी बातें भी हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए ध्यान में लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर फोर्थ प्रिंसिपल में हमने देखा था कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड सेविंग द स्केर्स लैंड रिसोर्स इज एसेंशियल लैंड as far as possible projects should be set up on recycled land, waste land, degraded lands or unirrigated lands provided these are not performing any other important function like a biodiversity, water resource etc. ठीक है, यहाँ पे ऐसा ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास लैंड है उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमको ध्यान में लेना है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि वो कोई लैंड को हमने फोर्थ ईयर या तो फिफ्थ ईयर या तो 10 ईयर प्लानिंग करने के बाद वो लैंड हो गई, अनप्रोडक्टिव लैंड हो गई, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, कि उसकी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी हमको ध्यान में लेना है। फिर हमने फिफ्थ प्रिंसिपल में हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड एंड कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्लानिंग। तो उसमें क्या था कि भाई डेवलपमेंट प्लानिंग मस्ट बी कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए एंड इंटीग्रेटेड वर्टिकली नेशन, स्टेट, रीजनल कंडीशन, लोकल लेवल्स, वो सारी बातें वहां पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो सारे कंसीडरेशन वहां पे ध्यान में रखने हैं और उसके बाद ही वहां पे हमको प्लानिंग करना है। उसके बाद सिक्स्थ प्रिंसिपल में हमने स्टडी किया था स्टेट आर कस्टोडियन ऑफ लैंड्स, स्टेट आर कस्टोडियन ऑफ लैंड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एलिमिनेट अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड्स सपोर्ट टू फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड प्राइवेट पार्टिसिपेटरी ट्रांसपेरेंट एंड कंप्रेहेंसिव लैंड यूज प्लानिंग। यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर यहाँ पे कंप्रेहेंसिव प्लानिंग होना चाहिए, अनसस्टेनेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट्स को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो करने हैं कि जो भी फ्रॉड हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है उसको बन सके उतना वो मिनिमाइज करना है, उसके लिए जो भी नेसेसरी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है सेवंथ प्रिंसिपल। तो उसमें क्या था कि भाई हार्मोनिज्म, ठीक है, विथ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीवियस एंड राइट्स, एग्जिस्टिंग लॉज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड, प्रोसीड्यूर्स, गाइडलाइंस, स्टिपुलेशंस ब्रॉट आउट द वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, institution of the government of India as applicable to the land utilization policy shall continue to be enforced for taking decision on land matters and land use changes। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी यहाँ पे हार्मोनिज्म यानी कि एक ऐसी पॉलिसी या तो फिर लेजिस्लेटिव यानी कि एक हेल्दी एनवायरमेंट इन द सेंस कि सारी जो बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम एनवायरमेंट को ही फॉलो, एनवायरमेंट यानी कि हमको इसका मीनिंग कैसे लेना है कि जो भी सारी गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं वो सारे हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। जब वो फॉलो करेंगे तभी वो हेल्दी एनवायरमेंट वहां पे क्रिएट हो पाएगा, वहां पे मिनिमाइज फ्रॉड क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अभी जो नेक्स्ट ये लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज की बात करने जा रहे हैं। उसमें क्या ध्यान में रखना है कि भाई लैंड एरिया इन इंडिया वाज क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज नोन एज द 9-fold लैंड यूटिलाइजेशन क्लासिफिकेशंस। तो ये सारी 9 बातें हमको ध्यान में रखनी है मेजरली, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आता है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया कैसे होना चाहिए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है। उसको उसमें जो भी सेंचुरी पार्क से एनिमल्स वहाँ पे लाइव कर रहे हैं वो भी सारी बातें, वो सारे कंपोनेंट हमको ध्यान में लेने हैं। फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करें तो कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है, ठीक है, प्रॉपर उसका हमको प्रोडक्टिविटी में यूज कर रहे हैं या तो फिर नहीं हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो कितना परसेंटेज कल्चरेबल वेस्टलैंड है वो भी हमको ध्यान में लेना है। फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, ऐसा कितना हमारे पास जो भी लैंड है वो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो सारी जो भी लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसमें से कई लैंड ऐसी भी होगी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग होगी, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है कि भाई वो प्रोडक्टिव लैंड नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव यूज क्या होगा, ठीक है, वो भी हमको पता होना चाहिए। फिर फेलो लैंड्स एंड अदर देन द करंट फेलोज, barren land and unculturable lands, current fallows, permanent pastures and other grazing lands, net areas on land under miscellaneous tree crops, ठीक है, वो सारी बातें भी हमको यहाँ पे ध्यान में लेनी है, ठीक है। हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट इज a large area of cultivated or non-cultivated land covered with trees or other woody vegetations,
regardless of its ownership rights, whether state owned or private. In India, forest is defined as all lands classified either as forest under any legal enactment or administered as the forest. यहाँ पे क्या है कि भाई फॉरेस्ट एरिया जो भी है वो फॉरेस्ट एरिया या तो फिर कल्टीवेटेड भी हो सकता है या तो फिर नॉन कल्टीवेटेड लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं कि जो भी ऐसे ट्रीज और वेजिटेशन वुडी एरिया है वो सारे एरिया में बिछाए गए, यानी कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोडक्टिव है, ठीक है, वो नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो जो भी वो ओनरशिप के अंडर में है या तो फिर प्राइवेट सेक्टर में है या तो फिर अंडर गवर्नमेंट कोई के अंडर में है, ठीक है, जो भी इंडिया का जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो किस हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे है वो हमको ध्यान में लेना है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई वो कल्टीवेटेड ही होगा, अगर नॉन कल्टीवेटेड है तो भी वो फॉरेस्ट के एरिया के अंडर में आएगा। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, भी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि कई आपको भी पता होगा कि हम फार्मिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, वहां पे हम फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्टिव लैंड बोलते हैं उसको, वहां पे कुछ बोया जाता है, कुछ उगाया जाता है और उसमें से हम प्रोडक्टिव कुछ कमोडिटीज वहां पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको मार्केट में हम सेलिंग करते हैं। तो ये सारी बातें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग हो गई। अगर एक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें कि अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड द ऑल लैंड्स ऑक्यूपाइड बाय द बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड्स, अंडर वाटर्स यानी कि कैनाल एंड रिवर्स एंड अदर लैंड विच इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग्स यूजेस हो गए, रेलवेज रोड हो गए, अंडर वाटर के लिए कोई एप्लीकेशंस हो गई यानी कि कैनाल, रिवर्स, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो नॉन एग्रीकल्चर, उसके लिए ये सभी के लिए कुछ ना कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सारी बातें नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग है, तो ये सारा एरिया इसके अंडर में आता है। फिर बेरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, तो इसमें क्या है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड द लैंड विच कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, लैंड लाइक माउंटेन, डेजर्ट्स, ये सारी बेरन लैंड है, बंजर लैंड हम जिसको बोलते हैं, बेरन एरिया। उसमें क्या है कि हम कोई ऐसा इफेक्टिव वहां पे स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाते हैं या तो फिर प्रोडक्टिव या तो फिर कोई इसकी यूटिलिटी हमारे लाइफ में नहीं है, तो उसको हम बेरन लैंड या तो फिर अनकल्चरेबल लैंड भी बोल सकते हैं। फिर परमानेंट पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, उसको क्या बोलते हैं, पेस्चर्स, यानी कि हम कोई ऐसी जमीन है हमारे पास कि जिसके लिए हम एनिमल के यूज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल को फूड क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको ग्रेजिंग यानी कि गोचर जमीन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। भाई अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो गोचर लैंड, ठीक है, उसमें उसके पर्टिकुलर यूज क्या होगा कि भाई वो हमारे जो भी एनिमल बिजनेस हम कर रहे हैं उसके जो भी बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लैंड का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड बोल सकते हैं। फिर आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एक्सेट्रा, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल कल्टिवेटेड लैंड व्हिच हैज बीन पुट टू सम एग्रीकल्चर यूजेस एंड डजंट कम इनटू द कैटेगरीज ऑफ नेट एरिया शोन, ठीक है, हमारे पास जो भी लैंड है उसमें जो भी हम अनाज बोया जाता है और अनाज उगाते हैं तो वो टोटल हमारा जो भी अनाज वहां पे प्रोडक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं नेट एरिया सोवर। लेकिन हमारे पास कई ऐसी भी लैंड है कि जहां पे हम पर्टिकुलर कुछ बोते नहीं और कुछ उगाते नहीं है, ठीक है, तो वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं अपने आप ही, ठीक है, तो वहां पे उस लैंड को हम बोलेंगे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स लैंड्स। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो आपको भी पता है कि जहां भी ऐसी जमीन हो कि जहां पे कल्चरेबल हो यानी कि कुछ वहां पे पहले कुछ उगाया जाता था, फिर पीरियोडिकली वहां पे वो बंद हो गया, ठीक है, यानी कि वहां पे वो लैंड लायबल है कुछ उगाने के लिए लेकिन अभी वो लैंड बंजर सी पड़ी है, उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फिर फेलो लैंड एंड अदर देन करंट फेलोज, उसमें क्या रहेगा कि अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, यानी कि पड़तर जमीन बोलते हैं जिसको, under this category of land is defined as all land which were taken up for the cultivation but are temporarily out of cultivation for a period of not less than 1 year and not more than 5 years। यहाँ पे क्या है कि फेलो लैंड्स यानी कि वो पड़तर जमीन है, ठीक है, उसका अभी करंट में कोई यूज नहीं है, यानी कि वो जमीन जो भी है वो 1 ईयर से या तो फिर 1 ईयर से ज्यादा या तो फिर 2 या 3 ईयर ले लेते हैं, वो 3 ईयर से अभी उसमें कुछ हमने प्रोडक्टिव नहीं लिया है वो लैंड पे,
और मैक्सिमम वो जो पीरियड ने प्रोडक्टिव नहीं लिया है वो 5 ईयर का है। ठीक है, 5 ईयर के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये लैंड ऐसे ही पड़ी और इसको ये काम आ सकती है, पड़ता जो भी जमीन है। ठीक है, तो वो जो भी जमीन है उसको हम बोलते हैं फेलो लैंड्स या तो फिर अदर देन फेलोस। ठीक है, यानी कि वो लैंड ऐसी ही है कि उसको वहां से वो लैंड लायबल है प्रोडक्टिव के लिए, लेकिन अभी करंट में वहां पे 1 या 2 साल या तो फिर 3 साल से हम कुछ प्रोडक्टिव वहां पे नहीं करते हैं, तो वो लैंड सारी इसमें कंसीडर होगी, तो कि फेलो लैंड्स में कंसीडर होगी। फिर आता है करंट फेलोस, यानी कि इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द क्रॉप एरिया विच इज केप्ट फेलो ड्यूरिंग द करंट ईयर इफ एनी सीडिंग एरिया इज नॉट क्रॉप अगेन इन द सेम ईयर इट कैन बी ट्रीटेड एज करंट फेलोस। यानी कि वो जो लैंड थी वो क्रॉप उगाने के लिए वो लायबल थी, लेकिन इन दिस करंट ईयर कोई भी रीजन से हमने कुछ वहां पे सीडिंग्स वहां पे नहीं बोया है और हम कुछ नहीं उगाते, तो वो बन जाती है करंट फेलोज। यानी कि वो लायबल थी लेकिन हमने करंट ईयर में वहां पे कुछ प्रोडक्टिव या तो कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहां पे नहीं की है, तो वो बन जाता है हमारा करंट फेलोज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो है नेट एरिया सोन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड द टोटल एरिया सो विथ क्रॉप ऑर्चिड एरिया सोन मोर देन द वंस इन सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस। दिस कैटेगरी कांट बी डिफाइंड एज कल्टिवेटेड लैंड बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फेलो लैंड इन दिस कैटेगरी। यहाँ पे क्या है नेट एरिया सोन, यानी कि हमारे पास मान लो कि 10 बीघा जमीन है, हमारे पास 10 हेक्टर मान लो कि जमीन है, तो 10 या तो फिर बीघा ले लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखा जाए कि एरिया हमारे पास प्रॉपरली है, लेकिन 10 हेक्टर में से हम मान लो कि भाई 9 हेक्टर ही हम प्रॉपर एरिया सोइंग सीडिंग्स किया है, वो क्रॉप वहां पे सीड जो भी हमारे पास है वहां पे बोया है, और बाकी का जो भी 1 हेक्टर है वो बंजर है। यानी कि वो बंजर यानी कि हम उसका प्रोडक्टिव कोई यूज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहां पे नहीं हो रही है, तो हमारा प्रॉपर नेट एरिया सोन कितना होगा कि भाई 9 हेक्टर। ठीक है, अभी 1 हेक्टर है उसको हम मान लो कि एनिमल यूज के लिए ले रहे हैं, या तो फिर वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना है, या तो फिर वहां पे कुछ अदर काम करना है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई नेट एरिया सोइन हमारे पास 10 हेक्टर में से हमने 9 हेक्टर ही नेट एरिया सोइन हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल हमारे पास जमीन 10 हेक्टर थी, लेकिन हमने जो वहां पे सीडिंग्स किया है ओनली फॉर 9 हेक्टर में ही किया है, तो उसको हम बोल सकते हैं नेट एरिया सोन। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड की बात करें कि भाई हमको लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो किस हिसाब से हम कर पाएंगे कि भाई डेवलप एरिया एवरेज डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं, तो सेटलमेंट टाइप क्या है, यानी कि स्मॉल टाउन हो गया, मीडियम टाउन हो गया, लार्ज सिटीज या तो फिर मेट्रो सिटीज है, उस हिसाब से हम पर्सन पर हेक्टर में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें भी 2 तरह के टाइप रहेंगे, या तो फिर वो प्लेन एरिया होगा या तो फिर हिली एरिया होगा। देखते हैं हम तो कि भाई सेटलमेंट का टाइप मान लो कि स्मॉल टाउन हो गया। ठीक है, अगर प्लेन एरिया की हम बात करें तो प्लेन एरिया में तो हिली एरिया से ज्यादा ही होगा, तो 75 से लेके 125 पीपीएच यानी कि पर्सन पर हेक्टर हम कंसीडर करते हैं, और हिली एरिया में 45 से लेकर 75। तो देखो यहाँ पे जो भी ये रीडिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग है प्लेन एरिया में ज्यादा है और हिली एरिया में कम है। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई पर्सन पर हेक्टर का जो भी वो ग्रोथ चार्ट होगा, उसकी जो भी डेंसिटीज होगी वो प्लेन एरिया में ज्यादा रहेगी। ठीक है, कंपेयर टू हिली एरिया। फिर मान लो कि मीडियम टाउन होगा तो उसमें भी यही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होनी है, 100 to 150 और यहाँ पे 60 to 90। ठीक है, मान लो कि लार्ज सिटी है तो यहाँ पे 100 to 150 हो गई और यहाँ पे 60 to 90 हो गया। अगर मेट्रो सिटीज है तो आपको भी पता होगा कि मेट्रो सिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो भी ग्रोथ होगा तो 125 से लेकर 175 तक जाएगा। देखो यहाँ पे अदर थिंग्स भी हमको डिस्कस करना है कि यहाँ पे जिस हिसाब से हम नीचे बॉटम में जा रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे पर्सन पर हेक्टर का जो भी वैल्यू है यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टाउन था, यहाँ पे मीडियम टाउन हो गए, यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे मेट्रो सिटी आ गई। तो आपको भी पता है कि अगर एग्रीकल्चर में हम की बात करें कि भाई जो भी हमारे पर्सन रूरल एरिया में लाइव कर रहे थे वो फुल पूछ प्रोसीजर के अंडर वो स्मॉल टाउन से लेके मीडियम में गए, मीडियम से लेके लार्ज में गए, लार्ज में से वो कौन से सिटी में गए, क्योंकि मेट्रो सिटी में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से वो जुड़े हुए हैं और वहां पे वो मूव हो रहे हैं। फिर बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। तो
तो यहाँ पे क्या है कि भाई लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे होगा कि वर्कफोर्स यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे है कि भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कनेक्टिंग पीपल था, अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कनेक्टिंग हुआ तो वो कौन कौन से सेक्टर में वहां पे काम कर रहा है, फिर इंडस्ट्री में ही काम करेगा या तो फिर पर्सनल बिजनेस कुछ होगा, ठीक है, या तो फिर कुछ मार्केटिंग बिजनेस या जुड़ा हुआ होगा। तो यही सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स 20 एंड लार्ज सिटीज 25, ठीक है। अगर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स है तो वहां पे वर्कफोर्स हम 20 कंसीडर कर सकते हैं, अगर मान लो कि लार्ज है तो वहां पे 25 भी कंसीडर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स डेंसिटी 100 pph टू 125 pph, यानी कि पर्सन पर हेक्टर एरिया हमने लिया है। फिर लैंड यूज मॉडल आता है। लैंड यूज मॉडल में क्या है कि भाई एज अर्बन एरिया हैव ग्रो ओवर टाइम दे हैव बिकम द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई पुल बूस्ट प्रोसीजर के अंडर यहाँ पे लार्ज सिटी, मीडियम सिटी, फिर मेट्रो सिटी, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होती रही, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। The different activities that take place means that the way which humans use and land changes throughout the urban area, ठीक है। वहां पे डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है, डिफरेंट थिंग्स वहां पे इनोवेटिव हो रहे हैं, तो क्या होगा कि वहां पे जो भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग लैंड है उसमें डे बाय डेज कन्वर्टिंग आएगा, डे बाय डेज चेंजेस आएगा और अर्बन एरिया के आगे अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता जाएगा जो भी रूरल एरिया है। आपने भी देखा होगा कि भाई कोई भी सिटी होगा तो उसके आसपास में जो भी रूरल एरिया हो गए, एक टाइम ऐसा आएगा 5 ईयर या तो फिर 10 ईयर के बाद वो जो भी रूरल एरिया था, जो भी वहां पे नोट्स थे वो जुड़ गए वो सिटी में, और वो सिटी अगर वो एरिया का नाम कोई रूरल एरिया के अंडर में लोकल वहां पे नाम था तो वो सिटी का जो भी नाम है उसमें से जुड़ जाने के हिसाब से उसका सिटी का ही नाम उसको देने लगे आफ्टर 5 ईयर या तो फिर 10 ईयर के बाद। तो आपको भी यहाँ पे ऐसा लैंड यूज मॉडल आपने भी देखा होगा। Due to the complexity of land use found throughout the town, a number of models have been created to identify patterns of land use. यहाँ पे क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो भी मॉडल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से मॉडल है। तो यहाँ पे मेनली जो भी अभी तक मॉडल जो भी साइंटिस्ट ने अभी कंसिडर किया था तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 टाइप्स हो रहा है। एक तो हो रहा है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, फिर सेकंड हो गया सेक्टर मॉडल और थर्ड हो गया मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, ठीक है। अभी आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये सारे मॉडल के बारे में कि भाई ये मॉडल किस हिसाब से होगा, इसमें क्या कौन कौन से होंगे, इसके ग्राफिकल एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से यहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस उसका रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। आज का जो भी सेशन है वो यहीं तक हम रखते हैं, और हमारा जो डाउट सॉल्विंग सेशन होगा एक बार उसमें आने से पहले ये वीडियो अच्छी तरह से आप देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।